नमस्कार दोस्तों, और आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। कृष्ण कहते हैं, प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है। अतः कोई भी एक क्षण भर के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। मैंने कल के वीडियो में इस बात के ऊपर चर्चा की थी कि कर्म की इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों आपको कर्म करना ही पड़ता है। अब करना क्यों पड़ता है, इस चीज़ का डिस्कशन इस श्लोक में, इस चीज़ की रीजनिंग, इसका जो रीज़न है वो इस श्लोक में बताया गया है कि क्यों आपको कर्म करना पड़ता है। प्रकृति ने हमें कर्म करने के लिए ही बनाया है। हमारी जो बॉडी है वो एक कार की तरह है। आप इसे कार के एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, कार की एनालॉजी से इसे समझ सकते हैं कि जिस तरह से कार रखने के लिए नहीं बनाई जाती घर में। कार को बनाया जाता है ताकि आप उसे चला सकें, और कार उतनी ही ज़्यादा अच्छी चलेगी जितना ज़्यादा आप उसे चलाएंगे। कार की मशीनरी उतनी ही ज़्यादा बढ़िया तरीके से काम करेगी, उतने ही अच्छे तरीके से काम करेगी जितना आप उसे ज़्यादा चलाएंगे। अगर आपने कार ख़रीद ली है और उसे अपने गराज में खड़ा कर दिया है या बस पार्क करके खड़ा कर दिया है, तो 6 महीने के अंदर आपकी जो कार है वो पूरी तरह से बेकार हो जाएगी। उसके टायर गल जाएंगे, इंजन जाम हो जाएगा, बॉडी पे जंग लगने लगेगा। लेकिन अगर आप उसे जितना ज़्यादा चलाएंगे, उतनी ही ज़्यादा चलाने की उसकी जो क्षमता है, एक से ज़्यादा पॉइंट ए से पॉइंट बी पर जाने की जो कैपेसिटी है वो उसकी इंक्रीज़ होगी। इंजन जितना ज़्यादा चलेगा उतने ही ज़्यादा बढ़िया तरीके से उसकी मशीनरी काम करेगी। और उसी तरीके से हमारा ये शरीर है, जितना ज़्यादा आप इसे किसी एक्टिविटी में लगाएंगे, ये उतनी ही ज़्यादा बढ़िया तरीके से काम करता है। क्योंकि ये करने की मशीन है, ये बैठने की मशीन नहीं है। हाँ, आराम हर मशीन को चाहिए होता है। तो जब आप कर्म करके थक जाते हैं तो आपको रेस्ट में जाना ही पड़ता है। ये प्रकृति का गुण है, यही आपके शरीर का गुण है कि वो जितना ज़्यादा काम करेगा उतनी ही जल्दी रेस्ट में चला जाएगा। तो कृष्ण यहाँ पर कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना ही पड़ता है। नेचर ने आपको, आपके अंदर कुछ इनबिल्ट टेंडेंसीज दी हैं। आपने देखा है कि कुछ लोग जन्म से ही आलसी होते हैं, कुछ लोग जन्म से ही बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, कुछ लोगों के अंदर जन्मजात कुछ प्रतिभाएं होती हैं। जैसे कोई मैथमेटिक्स को बहुत अच्छे से समझ लेता है, कोई फिज़िक्स को बहुत अच्छे से समझ लेता है, कोई स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा होता है, कोई बॉडी बिल्डिंग में बहुत अच्छा होता है, कोई भागने में बहुत अच्छा है, तो कोई एक जगह बैठकर काम करने में बहुत अच्छा है। प्रकृति ने आपको, नेचर ने आपको पहले से ही कुछ ऐसी कैपेबिलिटीज़ दी हैं जिनके अनुसार आपको काम करना ही पड़ता है, और आपको काम करना भी चाहिए। पर संस्कृत में प्रकृति शब्द के दो मतलब हैं। प्रकृति शब्द एक तो इसका मतलब है वो नेचर जिसने आपको पैदा किया है, वो लाइफ जिसने आपको बनाया है। प्रकृति शब्द से मतलब है लाइफ से। और दूसरा प्रकृति शब्द से मतलब है यहाँ पर मन से। आप दोनों में से किसी एक को भी पकड़ लें, क्योंकि प्रकृति मन भी है और मन प्रकृति से आया है। तो आगे कृष्ण गीता में चर्चा भी करते हैं प्रकृति के 3 गुणों की, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। उन पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे, बट अभी फ़िलहाल सिर्फ मैं आपको इनका एक मोटा मोटा आइडिया दूंगा। तो यहाँ पर आपकी जो कर्म करने की जो टेंडेंसी है, काम करने की जो टेंडेंसी है, वो कहाँ से आती है, कृष्ण उसको यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे हैं, उसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। उसका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन यहाँ पर दिया गया कि प्रकृति से जो अर्जित गुण हैं, उनसे आपके काम करने की, कर्म करने की जो प्रवृत्ति है वो आती है, और
अगर शारीरिक तल की बात करें, बॉडी के लेवल की, अपनी बायोलॉजी की बात करें, तो बॉडी चलती है हैबिट से। सबसे बेसिक हैबिट्स क्या हैं आपकी? जब आप पैदा हुए थे तो सबसे बेसिक हैबिट जो है वो है बॉडी की खाना, फूड या भोजन चाहिए होता है शरीर को। तो शरीर को जब भी भूख लगती है वो भोजन ज़रूर मांगता है। लेकिन जब आप छोटे थे तो आपको भोजन कराने के लिए कोई ना कोई था, आपको खाना खिलाने के लिए, दूध पिलाने के लिए कोई ना कोई था। या तो आपके पिता ये काम करेंगे, या आपकी माता ये काम करेंगी, आपकी मदर ये काम करेंगी। ज़्यादातर भारतीय समाज के अंदर माता ही ये काम करती है, या दुनिया भर के अंदर भी माता की थोड़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पिता के कंपैरिजन में। हालांकि पिता अपनी तरफ से सहयोग करने की कोशिश करते हैं, लेकिन माता की थोड़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्योंकि माता ने ही उस बच्चे को जन्म दिया है। माँ ने उस बच्चे को जन्म दिया, तो ऑब्वियसली माँ का थोड़ा ज़्यादा अट्रैक्शन होता है अपने बच्चे की तरफ। ओके लेकिन मोर और लेस खाना खाना आपकी एक हैबिट है, आपके शरीर की एक हैबिट है जो आपको प्रकृति से मिली है। उसी तरीके से आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारी ऐसी टेंडेंसीज़ हैं जो आपको बॉडी से, जो आपको प्राकृतिक तौर पर मिली है, और वो डिपेंड करता है कि आपका इन तीनों में से कौन सा गुण हावी है आपके ऊपर, ज़्यादा प्रोमिनेंट कौन सा गुण है, रजोगुण, तमोगुण या सतोगुण, या सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। अगर आप इनको नहीं समझते हैं तो मोटा मोटा मैं आपको बता दूं कि सतोगुण क्या होता है। सतोगुण कहते हैं आपकी इंटेलेक्चुअल पावर को। जब आप इंटेलेक्चुअली बहुत तेज होते हैं, ये आता है सतोगुण की कैटेगरी में। लाइक साइंटिस्ट हो गए, इंजीनियर्स हो गए, ओके, बड़े बड़े बिजनेसमैन हो गए, जिनका दिमाग बहुत तेज होता है, किसी भी चीज को लेकर इनका दिमाग बहुत तेजी से काम करता है। तो और ये प्रॉब्लम सॉल्विंग में बड़े अच्छे होते हैं। ये होता है जब आपका सतोगुण हाई होता है, तो आप एक बैलेंस्ड लाइफ जीते हैं। उसके बाद आता है रजोगुण। रजोगुण कहते हैं इमोशन को, जिसके अंदर इमोशंस, जिस इंसान पे इमोशंस बहुत ज़्यादा हावी रहते हैं। अब इमोशन सभी इंसानों के अंदर एक जैसे ही होते हैं, लेकिन कोई अपने इमोशंस को थोड़ा कंट्रोल कर सकता है, कोई नहीं कर सकता। कोई कुछ ज़्यादा ही हाइपर होता है, खुश होता है तो कुछ ज़्यादा ही खुश हो जाता है, गुस्सा करने लगता है तो कुछ ज़्यादा ही गुस्सा कर जाता है, डरता है तो कुछ ज़्यादा ही डर जाता है, उत्साहित होता है तो कुछ ज़्यादा ही उत्साहित हो जाता है। ये आता है रजोगुण के अंदर, जो लोग इमोशनल बहुत ज़्यादा होते हैं। ओके आपने कुछ ना कुछ अपने आसपास कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार, कोई भाई बहन ऐसा ज़रूर देखा होगा जो इमोशनली बहुत ज़्यादा चार्ज्ड अप रहता होगा। जब गुस्सा करेगा तो कुछ ज़्यादा ही गुस्सा कर जाएगा, और जब खुश होगा तो कुछ ज़्यादा ही खुश हो जाएगा। तो ऐसे समझ जाओ, ऐसे लोगों को देखकर समझ जाओ कि इनके अंदर रजोगुण ज़्यादा हैवी है। सबसे खतरनाक और सबसे ज़्यादा जिसके ऊपर काम करने की ज़रूरत होती है वो होता है तमोगुण। तमोगुण रेस्ट कराने के काम में आता है। अगर तमोगुण ना हो तो आप रेस्ट में नहीं जा पाएंगे। तो ऐसी गाड़ी आप समझिए कि रजोगुण एक गाड़ी के अंदर एक्सेलरेटर की तरह है, तमोगुण ब्रेक की तरह है, और सतोगुण ड्राइवर की तरह है। तो इमेजिन कीजिए कि एक ऐसी गाड़ी है जिसमें एक्सेलरेटर तो है, इमोशंस तो हैं, लेकिन ब्रेक है ही नहीं, तमोगुण है ही नहीं। तो वो गाड़ी मोशन में चली जाए गलती से तो फिर वो रुकना मुश्किल हो जाएगा, और अगर रुकना मुश्किल हो जाएगा तो एक्सीडेंट होना तय है, जो कि आप लोगों ने देखा ही होगा। ज़्यादातर जिन लोगों के अंदर रजोगुण हावी होता है, जो बहुत ज़्यादा इमोशनली एक्टिव होते हैं, उनकी लड़ाई बहुत जल्दी हो जाती है, और वो दोस्तों के लिए जान देने को भी तैयार रहते हैं। दोस्तों के लिए, अपने लव्ड वंस के लिए वो जान देने को भी तैयार रहते हैं। ऐसे लोग काम करेंगे तो बहुत ज़्यादा ही काम कर जाते हैं, फिर उनको नींद आना मुश्किल हो जाता है। तो अगर आपके अंदर तमोगुण हटा दिया जाए, तमोगुण ना हो, तो आप रेस्ट में नहीं जा पाएंगे। स्पेस में आप देखें
तो स्पेस में अगर किसी चीज़ को आप धक्का दे दो तो वो रुकती नहीं है, वो कंटिन्यूसली मूव करती रहती है। क्यों? क्योंकि स्पेस के अंदर कोई ऑपोजिट फोर्स नहीं है जो उसे रोक सके। तो तमोगुण एक ऑपोजिट फोर्स है जो आपको एक्टिविटी में जाने के बाद रेस्ट में जाने में हेल्प करती है। लेकिन यही सबसे खतरनाक चीज़ भी है। अगर ये ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए तो यही आपको बर्बाद भी कर सकती है। अब तमोगुण बेसिकली एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है हमारी बॉडी में, और वो है हैबिट्स। हमारा बॉडी जो है वो एक तरीके से एक रिपीट करने वाला मैकेनिज्म है। ये आलसी है बहुत ज़्यादा। ये नई चीज़ों को नहीं सीखना चाहता। ये जब भी नई चीज़ों को सीखना शुरू करता है तो ये रेजिस्ट करता है स्टार्टिंग में कहने का मतलब है कि आप अगर कोई भी नई चीज़ सीखना शुरू करें तो आपको मज़ा नहीं आएगा शुरुआत में। आपका माइंड बहुत रेजिस्ट करेगा उसे, क्योंकि उसने ऑलरेडी कुछ चीज़ें सीखी हुई हैं और वो अपने ब्रेन पैटर्न्स को, न्यूरल कनेक्शंस को चेंज नहीं करना चाहता, क्योंकि नई चीज़ें सीखने में नए न्यूरल कनेक्शंस बनाने पड़ेंगे और ब्रेन ऐसा नहीं करना चाहता, क्योंकि उसके लिए उसे एक्स्ट्रा एनर्जी यूज करनी पड़ेगी। सो उसने जो एग्जिस्टिंग न्यूरल नेट कनेक्शंस बनाए हुए हैं उसी के साथ वो काम करना पसंद करता है, और इन्हीं एग्जिस्टिंग न्यूरल नेटवर्क्स कनेक्शंस को बोलते हैं हैबिट। कि आपकी बॉडी ने कोई चीज़ सीख ली है न्यूरल कनेक्शंस बना के, और वो अब उसी के साथ काम करे चली जाती है। तो आपने देखा होगा कि ज़्यादातर लोग आदतों के गुलाम होते हैं। ज़्यादातर लोग इस दुनिया के अंदर, ज़्यादातर लोग आदतों के गुलाम होते हैं। इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एक आदमी है जो सिगरेट की हैबिट में फंसा हुआ है। देखिए होता क्या है कि एक आदमी है जो सिगरेट की हैबिट से परेशान है और वो सिगरेट छोड़ना चाहता है लेकिन छोड़ नहीं पाता। तो उसके अंदर होता क्या है कि वो बाहर निकलता है, अपने घर से बाहर निकलता है। उसने किसी को सिगरेट पीते हुए देखा, उसकी आंखों ने किसी को सिगरेट पीते हुए देखा, उसके नाक में सिगरेट का धुआं गया, और ये जो सेंसेशन आंखों के थ्रू और नाक के थ्रू उसके ब्रेन तक पहुंची, उसने एक रिस्पॉन्स को एक्टिवेट किया कि सिगरेट पीनी है, मुझे भी सिगरेट पीनी है। वो हैबिट एक्टिवेट हो गई और ऑटोमेटिकली उस आदमी के जो पैर हैं वो सिगरेट की दुकान पर चल पड़ेंगे। एक अजीब सी बेचैनी शुरू हो जाएगी शरीर के अंदर, और वो बेचैनी तब तक कम नहीं होगी जब तक वो सिगरेट के 2-4 कश नहीं लगा लेता। तो वो ऑटोमेटिकली भागेगा बहुत तेज़ी से सिगरेट की दुकान की तरफ, वहाँ से सिगरेट लेगा, जलाएगा। अब इसके अंदर कोई इंटेलिजेंस है? इसके अंदर कोई भी इंटेलिजेंस जैसा कुछ भी नहीं। ये एक ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स है जो बस सेंसेशंस के थ्रू जनरेट हो रहा है। इसमें आपकी बुद्धि कहीं नहीं लग रही है, बॉडी अपने आप रिएक्ट कर रही है। एक चीज़ दूसरी चीज़ को धक्का मार रही है, एक इवेंट दूसरे इवेंट को जनरेट कर रहा है। ये काइंड ऑफ बॉडी का ऑटोमेशन है। हैबिट क्या है? बॉडी का ऑटोमेशन है। क्या आपने देखा, कोई चीज़ देखा, वो थॉट आपके ब्रेन तक गया, वो सेंसेशन आपकी ब्रेन तक गई, वो सेंसेशन से थॉट बना, उस थॉट ने हैबिट को एक्टिवेट किया, इमोशन को एक्टिवेट किया, इमोशन ने हैबिट को एक्टिवेट किया। ये काम ऐसे करता है। होगा इतनी तेज़ी से क्योंकि आपकी बॉडी को बहुत लंबा एक्सपीरियंस है इस चीज़ का, तो इसलिए आपको पता नहीं चलता कि हो कैसे रहा है। बट अगर आप इसे स्लो मोशन में देखना शुरू करें और समझना शुरू करें तो ये कुछ इस तरह से होता है कि कोई भी हैबिट, कोई भी लत इसी तरीके से काम करती है, कोई भी हैबिट इसी तरीके से काम करती है कि सबसे पहले आप किसी भी चीज़ को, मान लीजिए कि आपको खाने की लत लगी हुई है, खाने का एडिक्शन, फूड एडिक्शन है आपको, तो आप मार्केट में जाते हैं, आपकी आँखें खाने को देखती हैं, बर्गर है, पिज़्ज़ा है, फास्ट फूड है, किसी भी तरह का फास्ट फूड हो सकता है, उसकी स्मेल आपके नोज़ के द्वारा ब्रेन तक जाती है। तो दो तरह से सेंसेशन यहाँ पर हो रही है। एक तो आपकी आंखें उस खाने को देख रही हैं, दूसरा उस खाने की स्मेल आपके दिमाग तक जा रही है। दो तरह की सेंसेशन हो रही है, एक तो स्मेल के द्वारा और एक आंखों के द्वारा।
अब ये जो 2 सेंसेशन है वो जाएंगी आपके ब्रेन तक, और ये ब्रेन वहाँ पर एक थॉट पैदा करेगा। वो थॉट कि भाई खाना खाना है या फास्ट फूड खाना है, बड़ा टेस्टी फास्ट फूड है, वो थॉट एक इमोशन को एक्टिवेट कर देगा आपकी बॉडी के अंदर। वो इमोशन क्या करेगा, आपकी जीभ के ऊपर पानी आने लगेगा, आपके मुंह में पानी आने लगेगा, और वो इमोशन आगे चल के इस हैबिट को एक्टिवेट कर देता है कि खाना है खाना है खाना है। फिर इसमें कहीं आपका कोई रोल नहीं है, आप कहीं दिमाग तो चला ही नहीं रहे हैं, आपकी बुद्धि तो कहीं काम कर ही नहीं रही है। देख रहे हैं आप, एक चीज़ दूसरी चीज़ को धक्का मार रही है, एक इवेंट दूसरे इवेंट को चला रहा है। इसको बुद्ध कहते थे प्रतीत समुत्पाद, कॉज एंड इफेक्ट। बुद्ध का अगर आपने प्रतीत समुत्पाद का सिद्धांत अगर पढ़ा है तो वो बहुत वैज्ञानिक है, बहुत क्लियरली बुद्ध ने समझाया कि कैसे एक चीज़ दूसरी चीज़ को एक्टिवेट करती है, कैसे एक इवेंट दूसरे इवेंट को धक्का मारता है, कैसे कॉज एंड इफेक्ट काम करता है, क्रिया प्रतिक्रिया कैसे होती है। एक क्रिया होती है, उसकी प्रतिक्रिया होती है, और ये सारा किसके द्वारा संचालित होता है, प्रकृति के गुणों द्वारा। तो आपको जिस तरह के गुण प्रकृति से जन्मजात मिले हैं उससे विवश होकर आपको कर्म करना ही पड़ता है, आपको कर्म करना ही पड़ता है। इसलिए कोई भी ऐसा नहीं है जो एक क्षण भर के लिए भी बिना कर्म किए रह सकता हो। आप अगर इस दुनिया में हैं तो कर्म तो आपको करना ही पड़ेगा। सिर्फ एक चीज आप कर सकते हैं, कर्म का चुनाव आपके हाथ में है। किस तरह का कर्म आप करना चाहते हैं, अगर आप, वो भी तब है अगर आप एक जागृत पुरुष हैं, एक जागृत इंसान हैं, तो आपके हाथ में ये पावर है, आपके हाथ में ये पावर है कि किस तरह का कर्म आप करना चाहते हैं, आप सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग सोए हुए हैं इस दुनिया के अंदर, जिनके ऊपर तमोगुण हावी रहता है, हैबिट हावी रहती हैं, आदतें हावी रहती हैं, जिनके ऊपर लत लगी हुई है, वो तो बेहोश हैं पूरी तरीके से। और ज़्यादातर लोग हैबिट से ही काम करते हैं। बहुत कम लोग हैं जिनके अंदर इतनी विल पावर है कि वो अपनी बॉडी को अपनी इच्छा अनुसार चला सकें, या अपने मन को अपनी इच्छा अनुसार चला सकें। उसमें कुछ एक लोग आ जाते हैं, जैसे साइंटिस्ट आ जाते हैं, वो बॉडी को थोड़ा डेडिकेटेडली चला सकते हैं। इंजीनियर्स हो गए, मैं हाईली टैलेंटेड, उनमें से भी मैं हाईली टैलेंटेड की बात कर रहा हूँ, जो टॉप 1% में आते हैं, टॉप 1% बिजनेसमैन, टॉप 1% स्पोर्ट्स पर्सन, एथलीट्स, टॉप 1% इंजीनियर, साइंटिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, इनकी मैं अपने फील्ड के टॉप 1% लोगों की बात कर रहा हूँ। लेकिन कृष्ण जिन लोगों की बात करते हैं वो इनके भी ऊपर बैठे हुए हैं। वो लोग हैं जो बॉडी और माइंड दोनों को अपने हिसाब से चलाना जानते हैं। वो बॉडी और माइंड के हिसाब से नहीं चलते, बॉडी और माइंड उनसे आदेश लेता है। क्योंकि साइंटिस्ट और इंजीनियर्स भले ही होशियार हों, दिमाग के मामले में होशियार हों, लेकिन वो कहीं ना कहीं पर आकर फेल कर जाते हैं। वो इमोशंस के मामले में आके ज़्यादातर इनमें से फेल कर जाते हैं। ज़्यादातर इनमें से नहीं जानते कैसे रिलेशनशिप को हैंडल किया जाता है, कैसे अपने इमोशंस को हैंडल किया जाता है। तो हो सकता है कोई इंसान अपने कार्य के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा सफल हो, वो अपने करियर में बहुत ज़्यादा सफल हो, कोई बड़ा बिजनेसमैन हो, कोई बड़ा साइंटिस्ट हो, इंजीनियर हो, स्पोर्ट्स हो, एथलीट हो, लेकिन हो सकता है वही सेम इंसान एक रिलेशनशिप के मामले में बहुत ज़्यादा डिज़ास्ट्रस हो, हॉरिफिक हो। उसे नहीं पता कैसे अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है, कैसे उसे एक रिलेशनशिप को हैंडल करना है। और ऐसा ही ज़्यादातर देखने के लिए भी मिलता है। बड़े बड़े लोग मतलब पैसे के मामले में जिन्हें आप बड़ा लोग कहते हैं, करियर के मामले में जिन्हें आप बड़ा लोग कहते हैं, ज़्यादातर के डिवोर्स बहुत हॉरिफिक वे में होते हैं। अभी रिसेंटली पिछले साल या उससे पहले साल बिल गेट्स के डिवोर्स की खबर आई थी। और बिल गेट्स की शादी ऐसा नहीं है कि कुछ 10-12 साल पहले हुई थी, उनकी 25 ईयर्स से ज़्यादा हो चुके थे उनकी शादी को। 25 ईयर्स के बाद उनकी वाइफ ने उनसे डिवोर्स लिया। तो दैट क्लियरली स्टेट्स के भले ही बिल गेट्स कितने भी बड़े ब्रिलियंट बिजनेसमैन क्यों ना हो, लेकिन कम से कम वो
रिलेशनशिप के मामले में फेल हो गए। वो रिलेशनशिप के मामले में एक्सपर्ट नहीं है, वो बिजनेस में एक्सपर्ट हैं, पैसा कमाने में एक्सपर्ट हैं, लेकिन वो रिलेशनशिप में एक्सपर्ट नहीं है। ये चीज़ यही बताती है। और कहीं ना कहीं बहुत लंबे समय से उनके और उनकी वाइफ के बीच में सही नहीं चल रहा था, और जब चीज़ें बिल्कुल ही कंट्रोल के बाहर हो गई, बर्दाश्त के बाहर हो गई, तो उन्होंने डिवोर्स ले लिया। और ये दुनिया के लिए सुनने में बड़ा शॉकिंग था, क्योंकि उनकी जो फैमिली थी वो एक आइडियल फैमिली मानी जाती थी। तो इससे यही पता चलता है कि ज़रूरी नहीं है कि कोई आदमी, जब तक आप प्रकृति के गुणों के साथ चल रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि एक आदमी अगर एक चीज़ में सफल है तो वो दूसरी चीज़ में भी होगा। अगर आप पूरी तरीके से सफल होना चाहते हैं तो आपको प्रकृति के गुणों से ऊपर उठना पड़ेगा, इस प्रकृति के जाल से बाहर निकलना पड़ेगा, इसे पार करना पड़ेगा, तभी आप हर क्षेत्र में सफल हो पाएंगे। चलिए अब इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। कैसा लगा ये वीडियो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, और अपने दोस्तों को भी ये वीडियो सजेस्ट कीजिए। मैं चलता हूँ, मैं मिलूँगा आप लोगों से अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।